नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। थॉमस हॉब्स को हम देख रहे हैं। राजनीति विज्ञान के जितने भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट में हम ऐड करके दे रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। थॉमस हॉब्स के ऊपर इससे पहले भी हमने 3-4 वीडियो नोट आपको पोस्ट कर दिए। इस वीडियो नोट में हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स के कानून क्या थे, उन्होंने अपने कानूनों का वर्णन किस पुस्तक में किया और वो क्या बताते हैं, किस प्रकार से विशेषताएं बताते हैं। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून क्या है हॉब्स के समय पर, हम उन्हें इस वीडियो नोट में समझते हुए चलेंगे। तो जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलेंगे, कंप्लीट लिस्ट प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून की जब हम बात करते हैं तो थॉमस हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार से क्या स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने जीवन के किसी भी काम को करने के लिए क्या होगा, स्वतंत्र होगा। मनुष्य अपने जीवन में, यानी मैं यदि हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में हूँ तो फिर मैं अपने किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हूँगा, स्वतंत्र रहूँगा। अब ये कार्य मेरा किस प्रकार का होगा, चाहे वो मेरे जीवन चलाने के लिए है, चाहे वो जीवन बचाने के लिए है, या जो मेरे पास अभी है उसे निरंतर बनाए रखने के लिए है। अब मेरी इस जीवन की इस स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या कोई भी मनुष्य प्राकृतिक समय की बात है तो देखिए, किसी को भी लूट ले, किसी को पीट दे, यहाँ तक कि जान से भी मार दे, तो भी वह पूरी क्या रखेगा, स्वतंत्रता रखेगा। अब यह जो अधिकार है इसमें जीवन असुरक्षित महसूस होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है। कैसे? देखिए, मनुष्य अपने जीवन के लिए दूसरों को पीट सकता है, लूट सकता है और उनकी हत्या भी कर सकता है, जान से भी मार सकता है। तो ये जो प्राकृतिक अधिकार है ना इस प्रकार का कि कुछ भी कर सकता है, इसमें जीवन असुरक्षित तो महसूस होता ही है। यदि आप किसी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, हो सकता है आपसे भी किसी को भय हो तो वो आपके साथ भी यही कार्य कर दे। वो भी स्वतंत्र है मारने में, पीटने में, यहाँ तक कि हत्या तक करने में। तो असुरक्षित महसूस होगा इस अधिकार से। ये जो अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, इसमें यही कहा गया है कि भाई देखो, स्वतंत्र है मनुष्य का जो ये अधिकार है, ये स्वतंत्र है, ये अधिकार समान भी है। तो मतलब समान है तो क्या हुआ, एक्स वाई को मार सकता है, वाई एक्स को मार सकता है, एक्स वाई को पीट सकता है, वाई एक्स को पीट सकता है, एक्स वाई को लूट सकता है, वाई एक्स को लूट सकता है। तो जीवन तो असुरक्षित होना ही है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखो, अब इस असुरक्षा से बचने के लिए, थोड़ा सा दिमाग को इस्तेमाल कर कर जो कानून बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्राकृतिक कानून। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। प्राकृतिक अधिकार में सब स्वतंत्र हैं। माना एक व्यक्ति एक्स है, दूसरा व्यक्ति वाई है, एक्स भी स्वतंत्र है, वाई भी स्वतंत्र है। जो एक्स वाई के साथ कर सकता है, जो वाई एक्स के साथ कर सकता है, वही एक्स वाई के साथ भी कर सकता है, क्योंकि दोनों क्या हैं, स्वतंत्र हैं। यदि दोनों स्वतंत्र हैं तो लूट, मार, झगड़ा, पीटना, जान से मारना, ये सब पॉसिबल है। ये सब पॉसिबल होगा तो अधिकार जो है ये असुरक्षित जीवन को न्योता देता है, जीवन को असुरक्षित महसूस करवाता है। ठीक है, अब इस असुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर कर यदि कोई कानून बनाए जाते हैं तो वो कानून क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो नोट पसंद आया है, क्योंकि हम छोटे छोटे 10-10 मिनट, 12-15 मिनट के वीडियो नोट देते हैं, आप इन्हें भी पूरा नहीं देख पाते हैं। मुझे सब पता रहता है कौन कितने लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब जो आपका प्राकृतिक अधिकार है और जो प्राकृतिक कानून है, इसमें अंतर है, एक बड़ा अंतर है। होब्स कहते हैं कि प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकार, इसमें अंतर है। भाई अंतर कैसे है
कि प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है, जैसा हमने ऊपर बताया, और कानून से दायित्व का आभास होता है। ये इसमें एक बड़ा अंतर है। कौन कहते हैं? हॉब्स। हॉब्स कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में एक बड़ा अंतर है। बड़ा अंतर यही है कि प्राकृतिक अधिकार को यदि हम देखते हैं, हमने ऊपर देखा कि प्रत्येक मनुष्य आत्मरक्षा के लिए सभी कार्य कर सकता है, सभी तरीके से निपट सकता है दूसरों से, तो वो क्या है? स्वतंत्रता है। ठीक है। तो प्राकृतिक कानून की अवधारणा में इसे रोका जाता है, मनुष्य को ऐसे काम करने से रोका जाएगा। ठीक। तो प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता का आभास होता है और प्राकृतिक कानून से दायित्व का आभास होता है। मैं जिस चीज़ को आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको इसे ध्यान में रखना है। परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी भी तरीके से बन सकता है, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। पेन, कॉपी, पेज जो भी आपके पास रखिए, जो भी चीज़ अच्छी लगे उसको आप नोट डाउन साथ के साथ अपनी बुक में या कहीं भी करते जाइए, जो भी आपके नोट्स हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में हॉब्स सबसे बड़ा अंतर बताते हैं कि प्राकृतिक अधिकार स्वतंत्रता का आभास करवाता है और प्राकृतिक कानून दायित्व का आभास करवाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब लेवियाथन जो हॉब्स की किताब है, सबसे प्रसिद्ध किताब है लेवियाथन हॉब्स की। यदि आप अब तक वीडियो नोट में बने हुए हैं तो मुझे ये बताइए कि लेवियाथन के अलावा हॉब्स की और कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखते हैं कौन कितने यहाँ पर एक दो बुक्स का नाम भी लिखते हैं क्या। कहते हैं ना बड़े बड़े वीडियो बनाइए, चलो इस 5-6 मिनट में ही आप तो टिके हुए हो वीडियो पे, तो आप जरूर आंसर दोगे, नहीं टिके हो तो कहाँ से दोगे। लेवियाथन पुस्तक में लेवियाथन पुस्तक में हॉब्स ने अलग अलग तरह के 19 प्राकृतिक कानून बताए। कितने? हॉब्स ने 19 प्राकृतिक कानून बताए हैं। जिन 19 प्राकृतिक कानूनों में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। लेवियाथन पुस्तक में हॉब्स ने कितने प्राकृतिक कानून बताए हैं? 19 प्राकृतिक कानून बताए हैं। ये प्राकृतिक कानून किस लिए थे? प्राकृतिक जो अधिकार मिला हुआ था उसमें असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए, स्वतंत्रता को कंट्रोल करने के लिए ये प्राकृतिक कानून बताए थे, जिसमें 3 जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके यहाँ पे इन तीनों को देख लेते हैं। ये हॉब्स है, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा। ठीक है। देखिए पहला प्राकृतिक कानून है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे। हॉब्स का ये प्राकृतिक कानून है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे। मतलब शांति ही एक ऐसा की पॉइंट है जिसको स्थापित करके उसे हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है, जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा होती है। ठीक है साहब। तो मतलब यदि वो शांति की खोज करेगा, शांति स्थापित करेगा, तो एक दूसरे को मारने में, काटने में, लूटने में, पीटने में विश्वास नहीं करेगा। तो शांति की स्थापना से मनुष्य का जीवन क्या होगा? उसे हिंसा जनित, मतलब लड़ाई में जो मरना होता है ना, मार काटना एक दूसरे को, इससे क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण पहला प्राकृतिक कानून है। समझ गए? दूसरा देखिए, सब मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। सभी मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें। इसमें क्या है कि भाई मनुष्य एक साथ अपने प्राकृतिक अधिकार जब छोड़ देंगे तो प्रत्येक मनुष्य इस तरीके से तैयार हो जाएगा कि मैं भी अपने प्राकृतिक अधिकार क्या कर रहा हूँ? त्याग कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ओके। जब वो अधिकारों को परस्पर रूप से एक दूसरे के साथ आके परित्याग करने के लिए तैयार रहेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त रहेंगे तो उनको अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता भी होगी। यदि ये परित्याग सार्वजनिक नहीं होगा तो
यदि सभी नहीं करेंगे तो कुछ लोगों के पास में प्राकृतिक अधिकार बच जाएंगे और वो अपनी स्वतंत्रता से कार्य कर पाएंगे। तो संघर्ष का माहौल बना रहेगा। संघर्ष बना रहेगा तो शांति स्थापित नहीं होगी, शांति भंग होगी। शांति भंग होगी तो ये प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक कानून वाली स्थिति बनी रहेगी। इसलिए ये कहते हैं कि सब मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करना चाहिए, सभी को, एक को नहीं, सभी को। तीसरा महत्वपूर्ण कानून है कि मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। सिंपल सा है, समझना पड़ेगा कि मनुष्य जो होगा अपने वचन का पालन करेगा। सभी मनुष्य अपने वचन का पालन करेंगे तो मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों के परित्याग का वचन दे, फिर पालन ना करे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक शांति की खोज करें, शांति की स्थापना करें, प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग करें और जो ये इन्होंने जो वचन दिया है प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ने का, इसका पालन करें। इस वचन का क्या करेंगे? पालन करेंगे, तब जाके स्थिति सही तरीके से बैठ पाएगी। तो होब्स कहते हैं कि अपने वचन का पालन करना ही क्या है? न्याय है। तो न्याय करेंगे तो वचन भंग नहीं होंगे। वचन भंग नहीं होंगे, चारों तरफ जो स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। लेकिन अगर वचन भंग कर दिया, अव्यवस्था फैल गई, अनिश्चितता फैल गई, तो प्राकृतिक अवस्था में फिर से हम लौट जाएंगे। ठीक है, तो वचन का पालन करने के लिए होब्स कहते हैं एक सर्वोपरि शक्ति की कल्पना होनी चाहिए। एक ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिसके डर से सभी व्यक्ति क्या करें? वचन का पालन करें। ऐसी कल्पना करते हैं। कौन करते हैं? होब्स करते हैं। होब्स ऐसी कल्पना करते हैं कि एक सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जो इनका पालन करा सके, जिनके डर से पालन करें। ठीक है जी, तो ये था आपका प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून। नेक्स्ट वाले वीडियो नोट में हम देखेंगे कि कैसे समझौता सिद्धांत के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है और कैसे सामाजिक समझौता क्या है, क्या उसकी विशेषता है, क्या इसकी ज़रूरत पड़े, क्या कारण थे। कारण तो आप अब तक लगातार वीडियो नोट देखा तो आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक स्थिति में मनुष्य का क्या रवैया था। उसको ही कंट्रोल करने के लिए एक सत्ता की आवश्यकता पड़ी होगी और सत्ता की आवश्यकता पड़ी होगी तो राज्य नामक संस्था की आवश्यकता पड़ी होगी। ठीक है, इन सभी बातों पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बने रहिए आप चैनल के साथ, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नोट।